तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर कह लीजिए चैप्टर के बारे में, दैट इज गेम थ्योरी। हालांकि गेम थ्योरी के सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार दोबारा हम रिवाइज कर पाएँ। अगर आप जल्दी से सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑपरेशन रिसर्च के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स अब तक हमने अपलोड किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, क्यूइंग थ्योरी, गेम थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्योंकि हम एक बार दोबारा से अपनी गेम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम बिल्कुल डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार ये गेम थ्योरी होती क्या है और इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार ये गेम थ्योरी होती क्या है, फिर उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, सो गेम थ्योरी जो कि ऑपरेशन रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले हमें देखना है कि आखिरकार ये गेम थ्योरी होती क्या है। अब देखो, जब हम गेम की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि गेम का मतलब है जो प्लेइंग गेम्स होती है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस, इंडोर या आउटडोर गेम। हमारे माइंड में वो गेम्स आ जाती हैं। हालांकि हम इसको उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। ये जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं, इसको हम अपनी प्लेइंग गेम्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गेम थ्योरी का मतलब है जब हम बिजनेस गेम्स की बात करते हैं, बिजनेस में जहाँ पर कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जहाँ पर राइवल फर्म्स होती हैं, जहाँ पर हमें एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जिसकी मदद से हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकें और हमारा कॉम्पिटिटर पीछे हो जाए, हमें बेनिफिट मिले, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, हम मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके, हमारा बिजनेस ग्रो कर सके, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर गेम थ्योरी का मतलब वो गेम्स नहीं है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। यहाँ पर गेम थ्योरी का मतलब है कि जब हम एक अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके, हम एक ऐसा डिसीजन लें, हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिसकी वजह से हमें बेनिफिट हो और हमारे कॉम्पिटिटर को लॉस हो जाए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है, मेजर है, फॉर्मूला है, या फिर एक कह लीजिए मेथड है, यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजेस द लॉसेस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके हम ऐसा डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन से हमारा बेनिफिट ज्यादा और लॉसेस कम हो जाए। यानी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा डिसीजन लें जिससे बेनिफिट ज्यादा और लॉसेस कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री के नाम पे अगर देखा जाए तो 4-5 कंपनीज ही हैं, जिसमें से मेजर मार्केट शेयर है जियो और एयरटेल का। तो ये दो कंपनीज हैं। इन दोनों कंपनीज को कुछ ऐसा डिसीजन लेना होता है जिससे उनका बेनिफिट ज्यादा और लॉस कम हो जाए। तो गेम थ्योरी क्या इन दोनों कंपनीज की हेल्प कर सकती है? यस, इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ वो गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें जियो की, है ना, हम बात करें जियो की, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एयरटेल की, तो हम जियो को एक ऐसी कंपनी मान सकते हैं कि जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। नो डाउट एयरटेल भी प्रॉफिट के लिए ही काम कर रही है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि जियो जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम कर रही है और एयरटेल जो है वो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जियो एक नई कंपनी है और एयरटेल एक पुरानी कंपनी है। मैक्सिमम शेयर पहले
एयरटेल के पास होता था, जियो के आने के बाद जियो ने एयरटेल से वो शेयर अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब जियो जो है वो और शेयर खींचना चाहती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, वोडाफोन से, आइडिया से, बीएसएनएल से, वो सबसे शेयर खींच रही है। इसका मतलब जियो एक ऐसा प्लेयर है, मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट को हर साल बढ़ाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनके लिए लॉस की सिचुएशन तो है ही नहीं ना। उन्होंने तो सारा का सारा मार्केट शेयर एग्जिस्टिंग फर्म से खींचा है। ऑन दी अदर हैंड एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और ये अपना शेयर लूज कर रही है। इसका शेयर जो है मार्केट में से कम हो रहा है, कहाँ जा रहा है? जियो के पास। तो इसलिए एयरटेल काम करेगी अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, कि लॉस तो हो ही रहा है लेकिन कम से कम लॉस हो, ऐसा काम करे। तो गेम थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मार्केट प्लेयर्स जो होते हैं, मार्केट प्लेयर्स मतलब जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं, वो इसको यूज करती हैं किस पर्पस के लिए? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो गेम थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है। आगे देखो क्या लिखा है। गेम थ्योरी is a body of knowledge that deals with decision making when two or more intelligent and rational opponents are involved under condition of conflict और competition। यानी ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है, ऐसा फॉर्मूला है तो डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है। कब? जब मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कॉम्पिटिशन हो और उस कॉम्पिटिशन से किसी एक को बेनिफिट और किसी एक को लॉस हो रहा हो। तो एक कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और एक कंपनी अपना लॉस मिनिमाइज करने के लिए गेम थ्योरी को यूज करती है। Many of the competitive problems can be handled by the game theory, but not all the competitive problems can be analyzed with the game theory. मैक्सिमम की जा सकती है, लेकिन हर प्रॉब्लम को हम गेम थ्योरी से ही फाइंड करेंगे वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि गेम थ्योरी मैक्सिमम वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर दो प्लेयर्स होते हैं। अगर दो से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, मार्केट में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये गेम थ्योरी आपकी उतनी मदद नहीं कर सकती। तो गेम थ्योरी है क्या, अब आपको समझ आ गया। अब हम इसके ना थोड़ी आगे की और डिटेल्स अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिचुएशंस व्हाइल डिसीजन मेकिंग और टेकिंग डिसीजन। तो तीन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन, यानी जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमें पता है, हम डिटरमाइंड है, हम सर्टेन है, हमें पता है कि क्या करने वाले हैं हम और इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे क्या होगा। तो जब आउटकम के बारे में, रिजल्ट के बारे में हमें पहले से नॉलेज हो तो उसको हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक सिचुएशन, सर्टेन। हमें ऑलरेडी पता है कि क्या हो सकता है। सेकंड हमारे पास है प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन। प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि अगर डिसीजन लेंगे यही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी लगाई जा सकती है कि अगर हम डिसीजन लेंगे तो ये स्ट्रेटेजी से हमारा ये आउटकम आ सकता है ना। मान लो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेजर्स हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, दो पॉलिसीज हैं। तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सी पॉलिसी से बेनिफिट होगा। हमने दोनों यूज कर ली और हमने कहा इसके 60% चांसेस हैं कि ये पॉलिसी सक्सेसफुल होगी और इसके 40% चांसेस ये सक्सेसफुल होगी। तो प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन, गारंटी नहीं है। और लास्ट थर्ड सिचुएशन हमारे पास आती है अनसर्टेनिटी सिचुएशन। अनसर्टेनिटी सिचुएशन का मतलब होता है कि कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो सकती है, कोई भी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, पता ही नहीं है, मार्केट की सिचुएशन ही नहीं पता। इसलिए अगर हम इस सिचुएशन में डिसीजन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता। तो मार्केट में तीन तरह की सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन भी अलग हो सकता है और डिसीजन से आने वाला रिजल्ट भी अलग हो सकता है। डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन 100% नॉलेज है कि ये होने वाला है मार्केट में और ये रिजल्ट आ सकता है। प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन अंदाजा लगा सकते हैं
लेकिन गारंटी नहीं। थर्ड, अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है मार्केट में, मार्केट की सिचुएशन ही नहीं पता है, इसलिए डिसीजन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो गेम थ्योरी में आपको प्रैक्टिकल करने से पहले पता होनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट हमारे पास आती है प्लेयर्स। अब प्लेयर्स के बारे में तो आपको पता ही है, मार्केट में मिनिमम 2 प्लेयर्स होने चाहिए गेम थ्योरी को यूज़ करने के लिए। 2 से ज़्यादा होंगे तो गेम थ्योरी को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तब हम गेम थ्योरी इतना सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर सकते। 1 प्लेयर होगा तब तो गेम थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है। सारी की सारी मार्केट ही अपनी है, मोनोपोली है। जैसे मर्ज़ी डिसीज़न लो, कोई फैक्टर आपको अफ़ेक्ट नहीं। लेकिन 2 प्लेयर्स अगर होंगे, कॉम्पिटिशन होगा, दोनों राइवल फर्म्स होंगी, जियो और एयरटेल जैसे, तो गेम थ्योरी को यूज़ करना थोड़ा-सा सक्सेसफुल हो सकता है। तो प्लेयर्स क्या हैं? यहाँ पर प्लेयर्स का मतलब है कॉम्पिटिटर्स, जो राइवल फर्म्स हैं। देयर इज़ फिनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कॉल्ड प्लेयर। इनफिनाइट नहीं, अनगिनत नहीं, गिनती में होने चाहिए। दिस इज़ टू से दैट द गेम इज़ प्लेड बाय 2 और मोर number of business houses. The game may be for creating a new market, increasing the market share, increasing the competitiveness of the product to be launched. मतलब जो हमने कंपटीशन स्टार्ट करना है वो प्लेयर्स के बीच में होगा। वो कंपटीशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, अपनी एस्टेब्लिश मार्केट को और इलाबोरेट करना, न्यू ब्रांच एस्टेब्लिश करना, या फिर प्राइस कंपटीशन में ट्रेड करना, प्राइस कम कर देना, ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना जिससे प्राइस कम करने से सामने वाले कॉम्पिटिटर के कस्टमर भी हमारे पास आ जाए, कुछ ऐसा कर। तो प्लेयर्स मतलब कॉम्पिटिटर। सेकंड हमारे पास है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है वो एक्शन, वो पॉलिसीज जो एक प्लेयर अडॉप्ट कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स के पास अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, किसी के पास ज़्यादा भी हो सकती हैं, किसी के पास कम भी हो सकती हैं। तो स्ट्रेटेजी का मतलब है वो पॉलिसी, वो एक्शन जो एक कॉम्पिटिटर अडॉप्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो ने मार्केट में एंट्री करने के लिए कौन सा कॉम्पिटिशन अडॉप्ट किया था, कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी? सिंपल, उन्होंने कहा था कि जब हम लॉन्च होंगे तो फ्री सर्विसेज, ताकि कस्टमर बेस बन जाए। जब कस्टमर बेस बन गया तो मिनिमम चार्जेस से स्टार्ट किया, और अब जो कि चार्जेस भी बहुत हाई हैं, जो स्टार्ट किए थे उसके कंपैरिजन में अब हाई हो चुके हैं। तो स्ट्रेटेजी का मतलब है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्ट्रेटेजी अ लिस्ट ऑफ फिनाइट और इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन विच इज अवेलेबल टू ईच प्लेयर। हर एक प्लेयर के पास अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, अपनी एक नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शंस होंगे जो वो अडॉप्ट करना चाहते होंगे। तो द लिस्ट नीड नॉट टू बी सेम फॉर ईच प्लेयर। अगर मार्केट में 2 प्लेयर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर ए के पास अगर 2 स्ट्रेटेजी है तो प्लेयर बी के पास भी 2 स्ट्रेटेजी होंगी। प्लेयर बी के पास 10 स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, प्लेयर ए के पास एक भी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। मतलब 1-2 तो होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्लेयर के पास इक्वल स्ट्रेटेजीज हों। किसी एक प्लेयर के पास ज़्यादा और किसी एक प्लेयर के पास कम स्ट्रेटेजीज भी हो सकती हैं। सच अ गेम इज सेट टू बी इन नॉर्मल फॉर्म। अब जैसे मान लो हमारे पास 2 बिज़नेस हाउसेज़ हैं, ए और बी, जियो एंड एयरटेल, ठीक है? सपोज़ प्लेयर ए हैज़ 3 स्ट्रैटेजीज़, प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? एज़ स्ट्रैटेजी 1 इज़ टू ऑफर अ कार फॉर द कस्टमर हू इज़ सिलेक्टेड थ्रू एडवर्टाइजिंग कैंपेन। मतलब उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाई, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के थ्रू किसी एक पर्सन को वो सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन और उसको कार ऑफर कर देंगे। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का ये एक ज़रिया है ना। जो भी प्रोडक्ट बिकेगा उसके साथ एक कूपन दिया जाएगा। कूपन कस्टमर तब तक सँभाल के रखेगा जब तक कूपन में से किसी एक कूपन को सिलेक्ट करके उसको कार ऑफर नहीं कर दी जाती।
तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, मार्केट शेयर इंक्रीज करने की पहली स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? हाउस एट ऊटी फॉर द विनिंग कस्टमर। जो भी कस्टमर जीतेगा उसको ऊटी में एक हाउस दिया जाएगा। या फिर तीसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख फॉर द विनिंग कस्टमर। ये तीन स्ट्रेटेजीज हैं। तीनों में से तीनों में से प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगा, ये उसको देखना है, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा और लॉस कम हो जाए। ऐसे ही प्लेयर बी जो है, प्लेयर बी यहाँ पर कौन है? प्लेयर बी हमारे पास मान लो एयरटेल है। उसके पास दो स्ट्रेटेजीज हैं। कौन सी? फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज अ प्लेजर ट्रिप टू अमेरिका फॉर 10 डेज। जो भी जीतेगा उसको 10 दिन के लिए अमेरिका घूमने के लिए भेजा जाएगा। स्ट्रेटेजी टू उसके पास क्या है? टू स्पेंड विद अ क्रिकेट स्टार फॉर 2 डेज। जो भी जीतेगा उसको 2 दिन के लिए क्रिकेट स्टार के साथ एक हॉलिडे पैकेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब, अगर हम यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन का एक टेबल बनाएं, एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्लेयर ए के पास कितनी स्ट्रेटेजीज हैं? 1 2 3। तो प्लेयर ए को हमने रो अलॉट की है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इन द सेम वे प्लेयर बी जो है उसके पास कितनी स्ट्रेटेजीज हैं? 2, 1 एंड 2। और प्लेयर बी को हमने कैसे अलॉटमेंट की है? कॉलम वाइज, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेकंड स्ट्रेटेजी। तो क्लियर? जरूरी नहीं है कि इक्वल स्ट्रेटेजीज हों। आपका मैट्रिक्स 3/2 का बने, 2/3 का बने, 4/5 का बने, 3/5 का बने, जैसा मर्जी बन सकता है। तो स्ट्रेटेजीज ज्यादा कम ज्यादा हो सकती है। द चॉइस आर मेड सिमल्टेनियसली। अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। सो दैट नो प्लेयर नो हिज ओपोनेंट्स चॉइस अंटिल ही हैज डिसाइड हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये एक एजम्पशन कह लीजिए कि भाई दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी नहीं होती कि प्लेयर ए ने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, प्लेयर बी को नहीं पता, प्लेयर ए को नहीं पता कि प्लेयर बी ने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। मतलब सब हिडन। बट इन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में क्या होता है? हम तब तक वेट करते हैं जब तक हमारा ओपोनेंट अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं कर लेता। तो रियल वर्ल्ड में यही होता है कि जब तक ओपोनेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं कर लेता, तब तक सामने वाला ओपोनेंट कोई भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि दोनों प्लेयर्स ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है और दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि हम प्लेयर ए और बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अब अंडरस्टैंडेबल होना होना पड़ेगा। प्लेयर ए जो है वो मैक्सिमिन प्लेयर है। मैक्सिमिन का मतलब है एक ऐसा प्लेयर जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होगा। अगर जियो के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो एयरटेल के कस्टमर लॉस हो रहे हैं, एयरटेल के कस्टमर ही जियो के पास जा रहे हैं। जैसे चेस में होता है, अगर एक प्लेयर जीत रहा है तो दूसरा प्लेयर हार रहा है ना। दो ही ओपोनेंट्स हैं, दो की ही हम बात करेंगे गेम थ्योरी में, उससे ज्यादा की नहीं कर सकते, फिर गेम थ्योरी अप्लाई ही नहीं होगी। तो अगर दो ओपोनेंट्स हैं, दो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, तो एक प्लेयर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होगा ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े, और एक प्लेयर ऐसा होगा जो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए काम कर रहा होगा ताकि उसका लॉस ज्यादा लॉस ना हो। तो प्लेयर ए जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्रॉफिट के लिए काम करता है मतलब मैक्सिमम। प्लेयर ए हमेशा चाहेगा टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट मतलब जितनी भी उसकी स्ट्रेटेजीज हैं, 2 3 4 5, उन सब में उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है ना, पहले वो छांटेगा कि पहली स्ट्रेटेजी में मिनिमम प्रॉफिट इतना है, दूसरी स्ट्रेटेजी में मिनिमम प्रॉफिट इतना है, तीसरी स्ट्रेटेजी में उसका मिनिमम प्रॉफिट इतना है। फिर उन तीनों स्ट्रेटेजी में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिसमें आ रहा होगा ना, वो उस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेगा। तो प्लेयर ए इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ गेनिंग प्लेयर, प्रॉफिट प्लेयर, और वो हमेशा ट्राई करेगा टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। कम से कम प्रॉफिट जिस स्ट्रेटेजी में हो रहा है ना,
पहले वो छांटेगा, फिर उसमें से मैक्सिमम स्ट्रेटेजी को वो ऑप्ट करेगा, ताकि कम से कम वाले प्रॉफिट में से बड़ा सा प्रॉफिट तो निकले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो निकाल सकते हैं वो निकले। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लेयर ए इज कंसिडर्ड एज अ विनर प्लेयर and working for maximizing his gain. Player A follows the strategy of maximin. Maximin का मतलब है to maximize his minimum profit. On the other hand, जो player B है वो मिनीमैक्स प्लेयर है। मिनीमैक्स का मतलब है ये एक ऐसा प्लेयर है जो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए काम करे। कैसे? पहले प्लेयर बी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वो उसमें से अपना मैक्सिमम लॉस ढूंढेगा कि सबसे ज्यादा लॉस किस में है। फिर उन तीनों स्ट्रेटेजीज में से वो वाली स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा जिसमें सबसे कम लॉस होगा, ताकि लॉस तो होना ही है, उसको पता है मार्केट में उसकी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं चल रही है, जियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एयरटेल थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है, एयरटेल को लॉस तो होना ही है, लेकिन वो क्यों ना ऐसी वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करे जिसमें सबसे कम लॉस आए। तो इसलिए प्लेयर बी जो है वो वर्क करेगा मिनीमैक्स के लिए। मिनीमैक्स का मतलब है मिनिमाइजिंग हिज मैक्सिमम लॉस, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लॉस हो सकता है वो मिनिमाइज किया जाए, टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। या फिर ये कह लीजिए जो स्ट्रेटेजीज उसके पास हैं उसमें सबसे पहले वो ढूंढेगा कि सबसे ज्यादा लॉस किस में आ रहा है, सबसे ज्यादा लॉस जिस स्ट्रेटेजी में आ रहा होगा उसमें से वो मिनिमम वाली सिलेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में उसका मैक्सिमम लॉस आया 30, सेकंड स्ट्रेटेजी में उसका मैक्सिमम लॉस आया 45, थर्ड स्ट्रेटेजी में उसका मैक्सिमम लॉस आया 25। तो लॉस तो उसको हो ही रहा है, पहली स्ट्रेटेजी में भी लॉस, दूसरी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा तो भी लॉस, तीसरी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा उसमें भी लॉस। लेकिन क्यों ना वो ऐसी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करे जिसमें लॉस तो हो लेकिन कम हो, तो कौन सी स्ट्रेटेजी वो ऑप्ट करेगा? तो दैट इज वाई मिनीमैक्स। मिनीमैक्स मीन्स टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लेयर बी इज कंसिडर एज द लूजर प्लेयर एंड वर्किंग फॉर मिनिमाइजिंग हिज लॉस। प्लेयर ए फॉलो द स्ट्रेटेजी ऑफ, प्लेयर बी आएगा ना, यहाँ पर बी की बात कर रहे हैं, तो प्लेयर बी follows the strategy of minimax. Minimax means to minimize his maximum loss. लॉस तो होना ही है उसको पता है, तो क्यों ना ऐसी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करे जिसमें उसको लॉस सबसे कम हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक नोट दिया हुआ है, ऑल प्लेयर एक्ट्स रेशनली एंड इंटेलिजेंटली। सभी प्लेयर्स रेशनली काम करेंगे, इंटेलिजेंटली काम करेंगे। ईच प्लेयर इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग हिज गेन और मिनिमाइजिंग हिज लॉस। हर प्लेयर यही ट्राई करेगा कि उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, लॉस सबसे कम हो। वो तो नॉर्मल है, एक प्लेयर ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ, टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन और स्ट्रेटेजीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन और स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज तो होती हैं लेकिन कितने तरह की होती हैं? तो पहली हमारे पास आती है प्योर स्ट्रेटेजी और सेकंड हमारे पास आती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। बहुत ही सिंपल है। प्योर स्ट्रेटेजी का मतलब है कि प्लेयर जो है ना वो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 जितनी स्ट्रेटेजी उसके पास है वो उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा। जैसे मान लो प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, 1 2 और 3, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो अगर वो तीनों में से कोई एक ही स्ट्रेटेजी ऑप्ट करता है, सेकंड वाली ऊटी में घर देने वाली, तो इसको हम कहेंगे प्योर स्ट्रेटेजी। उसने सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी ऑप्ट की है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इसको सिलेक्ट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, क्योंकि उसने एक ही स्ट्रेटेजी ऑप्ट की 1। So when only one strategy is selected by a player and sum of all the strategy will be 1 is known as pure strategy. On the other hand, mixed strategy का मतलब होता है जब एक प्लेयर कंफ्यूज्ड हो और वो एक स्ट्रेटेजी की बजाय 2 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को ऑप्ट करे। जैसे प्लेयर बी की अगर हम बात करें, प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटेजीज थी। फर्स्ट,
और सेकंड, मान लो उसने 60% इस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया और 40% इस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। जब एक प्लेयर दो या दो से ज्यादा स्ट्रेटेजीज को ऑप्ट कर रहा है और यहां पर भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 ही आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती ना। तो दैट इज वाई प्लेयर बी ने इन दोनों में से जिसको भी सिलेक्ट किया हो लेकिन कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट किया हो, तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पे ऑफ मैट्रिक्स। अब ये पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो सिंपल है, जैसे कि अभी हमने आपके सामने एक बनाया था ना टेबल सा, जैसे प्लेयर ए के पास कितनी स्ट्रेटेजीज हैं? 3, 1, 2 एंड 3। और प्लेयर बी के पास कितनी स्ट्रेटेजीज हैं? 2, 1 एंड 2। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, थोड़ा सा क्लियर करके इसको हम समझा देते हैं। यहां पर देखिए, मान लीजिए ये आपके पास है प्लेयर बी, जिसके पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास है प्लेयर ए और इसके पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, 1, 2, 3। तो स्ट्रेटेजीज हम यहां पर फिल करेंगे। बी की 2 स्ट्रेटेजीज, कॉलम वाइज ये बी की 2 स्ट्रेटेजीज हो गई, जो भी यहाँ पर नंबर वैल्यूज आएंगी, और ए की 3 स्ट्रेटेजीज हो गई, 1, 2। तो जो भी स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया जाएगा, यहाँ पर एक नंबर होगा ना कुछ 2, 1, 6, 3, 7, 9। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को ही हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। प्लेयर ए ने मान लो अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट की, ठीक है, और प्लेयर बी ने अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट की, तो आउटकम क्या आया? प्लेयर ए जो है वो अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर रहा है, मतलब 6, 3, और प्लेयर बी जो है वो अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर रहा है, यानी 2, 6, 7। तो कॉमन नंबर तो ये निकलेगा ना। तो पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है फाइनल रिजल्ट क्या है, जो भी स्ट्रेटेजी ऑप्ट की जाएगी से आउटकम क्या निकलेगा। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आर गिवन सम आउटकम। जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं अभी मैंने बताया, सब में एक आउटकम आपके पास आएगा, एक रिजल्ट आएगा, उसी को हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटकम ऑफ प्लेयर ए एंड प्लेयर बी इज नोन एज पे ऑफ मैट्रिक्स, उसी को हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट 8th टर्म हमारे पास है वैल्यू ऑफ गेम। अच्छा, वैल्यू ऑफ गेम से पहले आपको सैडल पॉइंट भी पता होना चाहिए ना। 7th पॉइंट सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट वेयर मैक्सिमिन ऑफ प्लेयर ए इज इक्वल्स टू मिनीमैक्स ऑफ प्लेयर बी। अब इतना तो आपको पता चल गया ना कि प्लेयर ए जो है वो अपने प्रॉफिट को, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचता है। तो जो भी प्लेयर ए का आउटकम आएगा, अगर वो इक्वल होगा प्लेयर बी के आउटकम के साथ, प्लेयर बी किसके लिए काम करता है? टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, मान लो ए का आउटकम आया 6, जो कि क्या है? मैक्सिमिन वैल्यू। मैक्सिमिन वैल्यू का मतलब टू मैक्सिमाइज मिनिमम प्रॉफिट। और प्लेयर बी का भी आंसर आया 6। प्लेयर बी का ये 6 आंसर क्या है? मिनिमैक्स। मिनिमैक्स का मतलब है टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। अगर दोनों में इक्वल आ गई वैल्यू, तो वही आपका सेटल पॉइंट है और वही आपकी वैल्यू ऑफ गेम भी है। तो वैल्यू ऑफ गेम कब आती है? जब क्वेश्चन में, जब गेम थ्योरी में सेटल पॉइंट होता है। सेटल पॉइंट क्या होता है? जहां पर ए की स्ट्रेटेजी और बी की स्ट्रेटेजी की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो स्टेप 1, द वैल्यू ऑफ सेटल पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ गेम। जो भी आपका सेटल पॉइंट का वैल्यू आया है, वही आपकी वैल्यू ऑफ गेम होगी। इफ द गेम हैज सेटल पॉइंट देन गेम इज सॉल्व्ड। अगर क्वेश्चन में सेटल पॉइंट आ गया तो आपकी गेम सॉल्व है। लेकिन अगर सेटल पॉइंट नहीं आया, तो आपको आपका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो रिड्यूस करना पड़ेगा।
तो स्टेप 2, 3, 4, 5 तब फॉलो किया जाएगा जब सैडल पॉइंट नहीं होगा। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। सैडल पॉइंट होगा ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें सैडल पॉइंट नहीं है, तब हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या-क्या स्टेप्स हैं? हो सकता है हमें हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स 2/2 में रिड्यूस करना पड़े, 3/2 या 2/3 में रिड्यूस करना पड़े, या फिर m इंटू 2 या 2 इंटू n में रिड्यूस करना पड़े। फिर उसके बाद रिड्यूस करने के बाद हम उसमें अलजेब्रिक मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड या फिर अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज करेंगे। तो ये सब ना वो मेथड्स हैं जो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस अगर आपने देखनी है तो इन सब पे ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर आपको जल्दी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जल्दी नहीं है तो हम आराम से दोबारा से इन लेक्चर्स को स्टार्ट कर चुके हैं, आने वाले टाइम में वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो अभी हम सैडल पॉइंट है ऐसा क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड करेंगे। अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। चलिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। अब देखो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स प्लेयर ए इज गेनिंग एंड प्लेयर बी इज लूजिंग। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है, मान लो कि सैडल पॉइंट आ गया और सैडल पॉइंट है हमारा ये 5 सैडल पॉइंट है, यानी प्लेयर बी का जो स्ट्रेटेजी होता है और प्लेयर ए का जो स्ट्रेटेजी होता है वो इक्वल आ गया। प्लेयर ए का स्ट्रेटेजी क्या होता है? अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो मैक्सिमिन मैक्सिमिन। और प्लेयर बी का क्या स्ट्रेटेजी होता है? मिनिमैक्स, यानी अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना। तो मान लो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी हम करके बताएंगे कैसे करना है। मान लो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और ये सेटल पॉइंट आ गया। सेटल पॉइंट में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है प्लेयर ए गेन कर रहा है और प्लेयर बी लूज कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर ये नेगेटिव होती, यहाँ पर माइनस होता तो ऑपोजिट हो जाता। इसका मतलब प्लेयर ए लूज कर रहा है और प्लेयर बी गेन कर रहा है। नो डाउट हमने ये माना है कि प्लेयर ए हमेशा गेनिंग प्लेयर होगा और प्लेयर बी हमेशा लूजिंग प्लेयर होगा, लेकिन अगर वैल्यू ही नेगेटिव आ गई तो रिजल्ट ऑपोजिट्स हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर इंडिकेट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइन्थ पॉइंट, 2% जीरो सम गेम। अब हम यही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसमें 2% और जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? तो देखो सिंपल है, 2% का मतलब है कि क्वेश्चन में दो प्लेयर्स होंगे, एक प्लेयर से तो सॉल्व होगा नहीं क्वेश्चन, और दो से ज्यादा वाला है ही नहीं, तो दो प्लेयर्स होंगे इसलिए 2%। और जीरो सम गेम का मतलब है कि जब हम गेन ऑफ प्लेयर ए और लॉस ऑफ प्लेयर बी को प्लस करेंगे तो वो जीरो आएगा। कैसे? जैसे अभी हमने कहा कि 5 हमारा सैडल पॉइंट है, तो प्लेयर ए का गेन 5 है, इसका सम करते हैं, प्लस करते हैं लॉस ऑफ प्लेयर बी। प्लेयर बी का लॉस है तो माइनस लग जाएगा ना आगे, तो गेन ऑफ प्लेयर ए एंड लॉस ऑफ प्लेयर बी भी जीरो, इसलिए हम इसको कहते हैं जीरो सम गेम। वो जीरो आएगा क्योंकि एक का गेन एक का लॉस, जैसे चेस में होता है, मैंने बताया था, जैसे जियो और एयरटेल में होता है। अगर एयरटेल के कस्टमर जियो के पास जा रहे हैं तो जियो का गेन है उतने कस्टमर्स का जितने कस्टमर्स उसके पास आए, और एयरटेल का उतना ही लॉस है जितने कस्टमर्स उससे गए। तो 2% यानी 2 प्लेयर्स, जीरो सम मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन सम करेंगे तो जीरो आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लोकेटिंग सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कैसे लोकेट किया जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। एक न्यूमेरिकल हम आज के इस लेक्चर में करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर आने वाले लेक्चर में हम थोड़े और न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर सारे क्वेश्चन आज ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो लोकेटिंग सैडल पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रो प्लेयर की। रो प्लेयर का मतलब है प्लेयर ए। प्लेयर ए हमारा रो प्लेयर होता है जो कि हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है। और उसका काम क्या है? प्लेयर ए का काम होगा कि जो भी उसके पे ऑफ मैट्रिक्स में वैल्यूज गिवन है, तो उसमें से सबसे पहले ना मिनिमम वैल्यू निकालेगा, अपनी स्ट्रेटेजीज में से मिनिमम वैल्यूज को निकालेगा।
तो हम भी करते हैं। ध्यान से देखो अब कैसे करना है ये सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्लेयर ए रो प्लेयर है। रो प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है? ये फॉलो करता है टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। यानी प्लेयर ए जो है वो है मैक्सिमिन। तो प्लेयर ए की हमारे पास दो स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पहले प्लेयर ए क्या करेगा, अपनी स्ट्रेटेजीज में से मिनिमम प्रॉफिट निकालेगा। अगर प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करता है 192, ये इसकी वैल्यूज है, तो मिनिमम 1। यहां पर मैं लिखता हूं रो मिनिमम, ठीक है। इसके बाद बी प्लेयर ए की ये सेकंड स्ट्रेटेजी है। अगर प्लेयर ए सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करता है तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, 854। इतना क्लियर? सर प्लेयर ए तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो उसको मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी चाहिए। नहीं, प्लेयर ए प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन किस तरह से काम करता है? प्लेयर ए इस तरह से काम करता है कि वो अपने मिनिमम प्रॉफिट में से मैक्सिमम को ऑप्ट करेगा। यानी सबसे पहले वो देखेगा कि फर्स्ट स्ट्रेटजी में मिनिमम प्रॉफिट कितना है और सेकंड स्ट्रेटजी में मिनिमम प्रॉफिट कितना है। इतना देखने के बाद उसका काम क्या होगा, यहां पर देखिए ध्यान से। प्लेयर ए विल सिलेक्ट हिज minimum value of all the given strategies because they want to maximize their minimum profit। क्योंकि वो अपनी मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसीलिए प्लेयर ए जो है वो सबसे पहले क्या देखेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी में से मिनिमम प्रॉफिट कितना मैं कमा सकता हूँ। इसके बाद वो कौन से सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा जिसमें उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो मैक्सिमिन, मैक्सिमाइजिंग हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट उसका 1 और 4 है, उसमें से वो कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा, वो जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट उसको हो रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेयर बी की। प्लेयर बी जिसकी 3 स्ट्रेटेजीज यहां पर गिवन है और ये कॉलम प्लेयर है। कॉलम प्लेयर मतलब ऐसे, और रो प्लेयर मतलब ऐसे, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल यानी रो, और वर्टिकल मतलब कॉलम। तो प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी हम कॉलम वाइज प्रेजेंट करते हैं। तो प्लेयर ए हो गया ये कॉलम प्लेयर। तो कॉलम प्लेयर कैसे काम करेगा? कॉलम प्लेयर दैट इज प्लेयर ए विल सिलेक्ट हिज मैक्सिमम वैल्यू। वो अपनी सभी स्ट्रेटेजी में से मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्लेयर बी जो है वो हमेशा लूजिंग प्लेयर होता है, और वो क्या ट्राई करता है, वो ट्राई करता है कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं उसमें मैं सबसे पहले मैक्सिमम लॉस निकालूं कि कितना मेरे को मैक्सिमम लॉस हो सकता है। फिर उसमें से वो मिनिमम लॉस वाली स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेगा ताकि उसका कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो हो सके, मिनी मैक्स। प्लेयर बी जो है वो वर्क करता है मिनी मैक्स के। मिनी मैक्स, मिनी मैक्स का मतलब है टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो प्लेयर बी के पास कितनी स्ट्रेटेजीज है हमारे पास, 3, 1 2। इन तीनों स्ट्रेटेजीज में से वो कॉलम वाइज कौन सी वैल्यूज निकालेगा, कॉलम मैक्सिमम। तो फर्स्ट में उसका मैक्सिमम है 8, इसमें मैक्सिमम है 9 और इसमें मैक्सिमम है 4। यानी अगर वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेगा तो उसको लॉस होगा 8 का। मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है, मिनिमम 1 है लेकिन वो मैक्सिमम लॉस की तरफ जाएगा। ऐसे ही अगर सेकंड तो 9, थर्ड तो 4, तो मैक्सिमम ये लॉसेज हो सकते हैं। तो प्लेयर बी किसके लिए काम करता है, मिनी मैक्स के लिए। मिनी मैक्स मतलब मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉसेज ये हैं, इसमें से वो कौन सा सिलेक्ट करेगा, मिनिमम वाला। मिनिमम कितना है, 4। तो प्लेयर अगर हम बी की बात करें और प्लेयर ए की अगर हम बात करें, प्लेयर ए तो इसके पास दो स्ट्रेटेजीज हैं। इसमें से ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी को ऑप्ट कर रहा है क्या, नहीं, 0। क्या ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया, नहीं। कौन सी स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया, सेकंड को, यानी पूरी की पूरी इसने सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट की। तो प्योर स्ट्रेटेजी। ऐसे अगर हम प्लेयर बी की बात करें तो प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटेजीज थी। इसने किसको ऑप्ट किया, फर्स्ट को नहीं, सेकंड को नहीं, थर्ड को यस। तो क्या ये सैडल पॉइंट विद प्योर स्ट्रेटेजी गेम थ्योरी है, यस। सैडल पॉइंट कौन सा है,
वो पॉइंट जहां पर प्लेयर ए का और प्लेयर बी का स्ट्रेटेजी आउटकम सेम हो। तो प्लेयर ए का भी 4 है और प्लेयर बी का भी 4 है, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गई 4, और स्ट्रेटेजी ऑप्टिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई प्लेयर ए सम ऑफ प्लेयर ए 1, सम ऑफ प्लेयर बी भी 1 ही आएगा। प्लेयर ए ने सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट की और प्लेयर बी ने थर्ड स्ट्रेटेजी ऑप्ट की। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हो गया तो आंसर कमेंट करके बताइएगा, नहीं हुआ तो आने वाले लेक्चर में हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।